सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 8, प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। पिछले 2 व्याख्यान में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा, कठिन शब्द व शब्दार्थों को समझा तथा अभ्यास कार्य को भी हल किया। आज हम व्याख्यान 3 में इस पाठ को एक बार पुनः सार रूप में समझेंगे तथा इसका भाषा ज्ञान के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ व्याख्यान 2 का जो गृह कार्य दिया गया था उसकी भी जांच करेंगे कि क्या वो गृह कार्य हमारा सही है। तो बच्चों, इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा रखी है। तो इस आत्मकथा के द्वारा हम उनके बचपन के बारे में जानेंगे। इस आत्मकथा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बचपन के पलों को याद करते हैं। जब वे 5वें या 6ठे साल में थे तब उनकी पढ़ाई आरंभ हुई थी और उनके साथ साथ 2 बच्चे और थे। उनमें से एक तो उनके चचेरे भाई थे, जो यहाँ देख रहे हो आप, छोटा बच्चा है जो, ये उनका चचेरा भाई था, और एक वे स्वयं थे, और तीसरे जो थे वो यमुना प्रसाद जी थे। कौन कौन थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एक वे स्वयं, दूसरे उनके चचेरे भाई और तीसरे यमुना प्रसाद जी थे। वे हमेशा शरारतों में सबसे आगे रहते थे। यमुना प्रसाद जी हमेशा शरारतों में सबसे आगे रहते थे तथा खेलों में भी आगे रहते थे। उनके एक चचा थे जो बलदेव चचा थे। चित्र में आप देख रहे हो, यहाँ पर ये बलदेव चचा हैं। वे बलदेव चचा कैसे थे? बड़े ही मजाकिया स्वभाव के थे। वे हमेशा मौलवी साहब, यहाँ आप देख रहे हो चित्र में, ये मौलवी साहब बैठे हैं। वे हमेशा मौलवी साहब को उकसाते रहते थे कि वे कोई भी काम कर सकते हैं, और मौलवी साहब भी जोश में कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। एक दिन बलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि बाग में बंदर घुस आए हैं, उन्हें गुलेल से मारकर भगाना होगा। बस फिर क्या था, मौलवी साहब ने खूब खींचकर गुलेल चलाई तो उनके अंगूठे से ही खून निकलने लगा। इसी प्रकार एक दिन सभी लोग जब शाम को टहलने निकले तो अचानक से उनके सामने सांड आ गया। सबने कहा कि यह सबको मारता है, लेकिन जो मौलवी साहब थे वो निडर होकर आगे बढ़े और तभी सांड ने उन्हें दे पटका। इसी प्रकार एक बार बलदेव चचा ने मौलवी साहब को बंदूक चलाने की शिक्षा देनी चाहिए। ये आप देख रहे हो चित्र में, बलदेव चचा हैं और मौलवी साहब हैं, और ये उन्हें बंदूक चलाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो बंदूक चलाने की शिक्षा देते देते समय जो उन्हें बंदूक दी गई थी वो कैसी थी? पुराने किस्म की थी। ये इनके हाथ में बंदूक है, ये कैसी है? पुराने किस्म की। और उन्हें गिद्ध पर निशाना, सामने एक दरखत जिसका अर्थ है पेड़, सामने एक पेड़ पर एक गिद्ध बैठा था और उस पर निशाना लगाने के लिए कहा गया। उन्होंने जैसे ही बंदूक अपने सीने पर रखकर चलाई, गिद्ध के स्थान पर वे स्वयं ही गिर गए। कुछ महीनों बाद जो मौलवी साहब थे वो वहां से चले गए और दूसरे मौलवी साहब उनको पढ़ाने के लिए आए। अब जो दूसरे मौलवी साहब थे वो उन बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उन तीनों बच्चों को फारसी भाषा का ज्ञान कराया। बाद में लेखक को अंग्रेजी पढ़ने के लिए छपरा जाना पड़ा और उनके जाने का सभी को दुख भी हुआ। तो बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है कि हमें अपनी पढ़ाई लिखाई को महत्व देना चाहिए और बड़ बोलेपन से स्वयं का ही नुकसान होता है। जिस प्रकार आपने देखा मौलवी साहब क्या थे? बड़ बोले थे।
वो अपने शान के खिलाफ समझते थे कि अगर कोई उनसे कहे कि उन्हें कुछ नहीं आता तो बड़ बोले का नुकसान उन्होंने स्वयं भुगता। यहाँ आप देख रहे हो जब उन्होंने गोली चलाई तो वो गोली गिद्ध को लगने के बजाय वो स्वयं ही जमीन पर गिर गए, तो इससे उनका नुकसान हुआ। तो कभी भी हमें बड़ बोला नहीं होना चाहिए। भाषा ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो दो पर्यायवाची लिखने हैं हमें, और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है क, भाई। भाई का पर्यायवाची क्या है? भ्राता। और दूसरा क्या है? सहोदर। दूसरा है ख, दिन। दिन का पर्यायवाची है दिवस और वार। एक बार पुनः पढ़ते हैं। भाई का पर्यायवाची है भ्राता, सहोदर, और दिन का पर्यायवाची है दिवस और वार। दूसरा है प्रश्न 2, निम्नलिखित अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ हो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, ऐसे हमें दो दो अर्थ लिखने हैं। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी या आत्मा। दूसरा है काम, इसका अर्थ है कामना, कार्य। तीसरा है घर। घर का अनेकार्थी शब्द है मकान, आवास। एक बार पुनः पढ़ते हैं। अक्षर, अक्षर के अनेकार्थी हैं अविनाशी और आत्मा। काम, काम का है कामना और कार्य। तीसरा है घर। घर के अनेकार्थी है मकान और आवास। क्या क्या है? मकान और आवास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों व मात्राओं को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आपने पहले भी अपनी व्याकरण की पुस्तक में पढ़ चुके हो कि वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अब सूर्यो उदय दिया हुआ है और इसके वर्णों को अलग अलग किया गया, तो इसे तो कहते हैं हम वर्ण विच्छेद। लेकिन अगर ये सारे पहले वर्ण हमें दिए होते और लिखा होता कि इन वर्णों को जोड़ो, तो क्या होता? वर्ण संयोजन। तो दोनों का अंतर मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आपकी पुस्तक में जो दिया गया है हम उसको करते हैं। पहले सूर्योदय। अब सूर्योदय का वर्ण विच्छेद कैसे है? स जमा में बड़ा ऊ। आप यहाँ देख रहे हो बड़ा ऊ है, तो स जमा में बड़ा ऊ। अब आती है र की आवाज, सूर्य। र की आवाज आई ना, तो पहले हमने र लिखा, र हलंत है। फिर य की आवाज आई, फिर हमने य लिखा। फिर ओदय, ओ की मात्रा देख रहे हो आप यहाँ पर, तो हमने ओ लिखा। फिर क्या बच गया? द। द लिखा, द में क्या है? अ। फिर क्या बच गया? य। य और जमा में अ, तो क्या बन गया? सूर्योदय, यानी कि जब सूर्य उदय हुआ। अब आप इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। अब आपके ये दो शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला है मौलवी। तो मौलवी का वर्ण विच्छेद कैसे किया हमने? म जमा में औ की मात्रा। आप यहाँ पे देख रहे हो ओ की मात्रा है। ल जमा में अ, जमा में व और जमा में बड़ी ई, तो क्या बन गया? मौलवी। तो आपको मात्राओं का ध्यान रखना है कि आपके पास छोटी की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो उसका ध्यान रखना है। अगला है उत्साह। अब यहाँ पर देख रहे हो उत्साह, ऊ छोटा है, त हलंत है, त आधा है हमारे पास, तो त हलंत है। फिर है स भी हलंत है। फिर स में आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो हमने आ लिखना है पूरा, आ। फिर ह में अ, तो बन गया उत्साह, जिसका अर्थ होता है जोश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कि अथवा की से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ हमें छोटी ई का प्रयोग करना है क के साथ और कहाँ हमें बड़ी
ई का प्रयोग करना है क के साथ, तो उसमें वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको अंतर बता दूं, जैसे सबसे पहले है छोटी ई, क के साथ छोटी ई, की, क्या बन गया, की। इसको हम जल्दी बोलेंगे, लेकिन जब बड़ी के साथ हम बोलते हैं तो हम ज्यादा लंबा बोलते हैं, की। तो इनमें दोनों में क्या अंतर है, सबसे पहले जानेंगे की होती है बेटा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। जब भी हमारे कोई दो वाक्य होते हैं तो उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम की का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने यहां देखा, इतना सुनना था कि मौलवी साहब गुलेल लेकर खड़े हो गए। अब आपने यहाँ देखा ये दो वाक्य हैं, इतना सुनना था यहाँ एक वाक्य है और दूसरा है मौलवी साहब गुलेल लेकर खड़े हो गए, ये दो वाक्य। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने की का प्रयोग किया। और इसके अलावा है विकल्प के रूप में, है ना, विकल्प के रूप में कि आप चाय लेंगे कि कॉफी, तो यहाँ पर भी विकल्प के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब आता है हमारी बड़ी ई वाला की। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, एक तो सबसे पहले ये है कारक का संबंध बताता है। क्या बताता है, का के की वाला जो आपको पहले बताया था परसर्ग है की, तो ये आता है कारक जहां भी स्त्रीलिंग होता है। आपने देखा यहाँ पर सवारी, घोड़े की सवारी। अब जो सवारी शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर की का प्रयोग हुआ। इसी तरह एक और उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यह राम की किताब है। अब किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, और किसकी किताब है, राम की किताब है। तो स्त्रीलिंग होने के कारण वहां पर हमने छोटी ई का प्रयोग नहीं किया, हमने बड़ी ई का प्रयोग किया है, की, ठीक है। यह उसकी कार है, तो यहाँ पर भी बड़ी ई का प्रयोग किया है। इसके अलावा क्रिया के भूतकालिक रूप में इसका प्रयोग होता है। क्रिया के भूतकालिक यानी कि जो क्रिया हो चुकी है, जो काम हमारा हो चुका है, उसके रूप में भी हम बड़ी की का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पूरे घर की सफाई की, यहाँ पर भी आपने देखा की का प्रयोग हुआ कि वो काम हो चुका है। दूसरा है संज्ञा व सर्वनाम के बाद भी की का प्रयोग होता है। संज्ञा या सर्वनाम, अब घोड़े क्या है, संज्ञा शब्द है ना, तो इसके बाद भी की का प्रयोग होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमने छोटी की का प्रयोग करना है और कहाँ हमने बड़े की का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये कुछ वाक्य हैं, जैसे वह घोड़े की सवारी करते थे। अब आपने समझा अभी कि की क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि जो सवारी शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा की। दूसरा है इतना सुनना था कि मौलवी साहब गुलेल लेकर खड़े हो गए। अब यहाँ पर दो वाक्यों को हमने जोड़ा है, तो इसलिए की का प्रयोग हुआ है। अगला है वह बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटका। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो बेखौफ आगे बढ़े, अगला वाक्य है सांड ने उन्हें दे पटका। तो यहाँ पर भी दो वाक्यों को हमने जोड़ा है, तो इसलिए की का प्रयोग हुआ है। अगला है यमुना भाई रेत की छोटी पोटली। अब आप देख रहे हो छोटी पोटली स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण यहाँ हमने की का प्रयोग किया है, ठीक है। छोटी पोटली छिपाकर उस दिए में रख दिए देते थे, ठीक है। प्रश्न 5 है हमारा, नुक्ता लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। आपने नुक्ता लगाना है और शब्द को दोबारा लिखना है। तो नुक्ता के बारे में मैं आपको एक बार पुनः से बता देती हूँ कि हिंदी में जिस तरह से विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने से औ स्वर का आगमन हुआ, जैसे आप देखते हो कई बार आपने शब्द भी पढ़े होंगे, जैसे ऑफिस, डॉक्टर, है ना, तो इसमें ओ यानी कि आधा चांद वाला जो हम ओ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दो व्यंजन ध्वनियां भी आ गई हैं। इनके लिए हिंदी की मानक वर्तनी में परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदु यानी कि नुक्ता लगाकर, शब्द वर्ण के नीचे हम नुक्ता लगाते, बिंदु लगाते हैं, और नए वर्ण बना लिए गए हैं, जैसे ज और फ।
जैसे ज से जहर, जहाज, जिद, जिंदा, जोर, इनके सब के नीचे बिंदु लगता है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। इसी तरह फकीर, फरार, फाइल, फायदा आदि, इसके नीचे भी नुक्ता लगता है। तो यहाँ पर ये शब्द हैं जिसके नीचे नुक्ता लगाकर हमने दोबारा लिखा है। पहला है मजाक, अब उसके नीचे ज के नीचे हमने नुक्ता लगाना है, तो क्या बन गया? मजाक। इसी तरह दरवाजा, तो ज के नीचे नुक्ता लगाया तो क्या बन गया? दरवाजा। फारसी, फ के नीचे लगा फारसी, और यहाँ पर साफ, फ के नीचे हमने नुक्ता लगाया। ज्यादातर ज के नीचे और फ के नीचे नुक्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम करेंगे विषय संवर्धन गतिविधियां, जो हंसते हंसते खेलते खेलते हैं। नीचे दिए गए राष्ट्रपतियों के नाम एवं उनके कार्यकाल लिखिए। कार्यकाल का अर्थ होता है उनका समय, उन्होंने कितने समय से कितने समय तक राष्ट्रपति पद को संभाला। तो सबसे पहला जो चित्र है वो हमारे राष्ट्रपति जी थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका समय था 1977 से 1982। दूसरे राष्ट्रपति जी का चित्र है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको तो आप सभी पहचानते होंगे। इनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में। इनका कार्यकाल था 1962 से 1967। अब तीसरा जो नाम है वो हमारे राष्ट्रपति जी थे एपीजे अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल यानी इनका जो समय था वो था 2002 से 2007। आपको भी अपनी पुस्तक में इन चित्र के नीचे इन राष्ट्रपति जी के नाम लिखने हैं और इनका कार्यकाल लिखना है। बच्चों, आज जो हमने कार्य कक्षा में किया है उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट, जो आपको करना है। सबसे पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न, कब मौलवी साहब ने किस पर गोली चलाई थी? ये आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपको सही लगता है उस पर आपने सही का निशान लगाना है। खेल कूद में सबसे आगे कौन थे? इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पाठ के आधार पर जो भी आपको सही लगता है उस पर सही का निशान लगाना है। तीसरा है, पढ़ते समय दिया क्यों बुझ जाता था? चारों विकल्प में से जो भी आपको सही लगता है उस पर आपने सही का निशान लगाना है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ और घर, इन दोनों के सामने 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। घर, पास, और, इन शब्दों के 2 अनेकार्थक शब्द लिखने हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद। ये 2 शब्द दिए गए हैं, विचित्र और सवारी। इन दोनों का वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करके लिखना है, जैसा अभी मैंने आपको कक्षा में समझाया था। 5 है प्रश्न हमारा, नुक्ता लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। ये 2 शब्द दिए गए हैं, अब आपको देखना है इसमें कहाँ आपको दोनों शब्दों में नुक्ता यानी कि बिंदु का प्रयोग करना है और इन शब्दों को फिर दोबारा से लिखना है। प्रश्न 6, नीचे दिए शब्द के अर्थ लिखिए। आपको शब्दार्थ 2 बार याद करवा चुके हैं कक्षा में भी, तो अब आपको ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आपको इनके सामने अर्थ लिखने हैं। तो इस प्रकार आपको आज का आपका गृह कार्य करना है। अब हम जानेंगे कि हमने व्याख्यान 2 में क्या गृह कार्य किया था। व्याख्यान 2 गृह कार्य था नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन की कठिन शब्द व शब्दार्थ हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखो। उत्तर पुस्तिका का अर्थ होता है नोटबुक, जो आपकी हिंदी की फेयर नोटबुक है। उसमें आपने ये कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखने थे। चलिए देखते हैं कि सभी बच्चों ने क्या सही लिखा है। कठिन शब्द में नंबर 1 पर है अक्षारंभ, नंबर 2 विचित्र, नंबर 3 उत्साह, नंबर 4 शांत, नंबर 5 गिद्ध, नंबर 6 बृहस्पतिवार, नंबर 7 तख्तपोश, नंबर 8
स्वभाव। नंबर 9 विद्यार्थी। नंबर 10 फारसी। नंबर 11 है मुश्किल। नंबर 12 है सूर्योदय। अब है हमारे शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले है अक्षारम, सीखने की शुरुआत, सुपुर्द, सौंपा गया। नंबर 3 विचित्र, जिसका अर्थ है अजीब। नंबर 4 सहम कर, जिसका अर्थ है डर कर। नंबर 5 सबक, इसका अर्थ है पाठ। नंबर 6 हुक्म, जिसका अर्थ होता है आदेश। नंबर 7 प्रचलित, जिसका अर्थ है जिसका नंबर 8 प्रथा। प्रथा का अर्थ होता है रिवाज या चलन। नंबर 9 कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार या खानदान। नंबर 10 कुतूहल, जिसका अर्थ है उत्सुकता। नंबर 11 है बेखौफ, इसका अर्थ है बिना डर के। नंबर 12 है तख्तपोश, तख्त पर बिछाने की चादर। तो बच्चों, इस प्रकार आपने अपना कार्य पूरा किया होगा। तो अब आपको एक बार फिर से इन कठिन शब्द और शब्दार्थों को फिर से दोहराना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलेंगे अपनी नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।